जिस समय इस्तीफा दिया उपराष्ट्रपति ने अचानक और अपने स्वास्थ्य का कारण बताया, तो लोगों को ये बात हालांकि नहीं समझ में आई कि स्वास्थ्य कारण है। और तरह तरह की बातें चर्चा रही, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि स्वास्थ्य के कारण का इस्तीफा उन्होंने दिया। और जिस वक्त इस्तीफा दिया उसके तुरंत बाद ही प्रधानमंत्री देश से बाहर चले गए। तो ऐसा माना जा रहा है कि चूंकि उस वक्त बहुत से नाम चल गए थे कि ये हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद ये जानकारी आ रही थी कि प्रधानमंत्री के विदेश से वापस होने के बाद एक बैठक होनी है, उसके बाद इसमें तय होगा। अब तय होगा नाम कौन होगा, क्या जो भी कार्यवाहक उपराष्ट्रपति हैं क्या वो भी हो सकते हैं, या उसके अलावा तरह तरह के नामों की चर्चा लगातार चल रही है। तो उसको अभी मतलब किसी नाम पे पुष्टि नहीं है। और जहां तक मेरी जानकारी है, एनडीए की कोई ऐसी महत्वपूर्ण बैठक अभी तक नहीं हुई है, लेकिन अब हो जाएगी बहुत जल्द, वो भी तय हो जाएगा, क्योंकि पूरी लिस्ट जारी हो गई है, पूरा प्रोग्राम आ गया है उपराष्ट्रपति का। तो लेकिन फिर भी उपराष्ट्रपति का चुनाव अब आम नज़र में मतलब लोक भावना के दृष्टिकोण से भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, जिस तरीके से उपराष्ट्रपति का इस्तीफा हुआ और उसके बाद अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। तो ये भी बड़ा एक रोचक बात होगी। पूरे देश को इस बात का इंतजार है कि प्रत्याशी कौन होगा सरकार की तरफ से, एनडीए की तरफ से, और कौन होगा विपक्ष की तरफ से। क्या विपक्ष का भी कोई प्रत्याशी हो रहा है, क्या उपराष्ट्रपति के चुनाव भी एक रोचक चुनाव में तब्दील होगा, क्योंकि देखिए जो मतदाता ये थोड़ा सा समझाइए, उपराष्ट्रपति का चुनाव आप कह रहे हैं रोचक तो हो ही सकता है, क्योंकि कौन कौन से नाम सामने आएंगे और कौन बनेगा उसको लेकर तो एक बात चल ही रही है। लेकिन उपराष्ट्रपति का जो पद है वो कितना अहम होता है, क्योंकि राज्यसभा का वो अध्यक्ष भी होता है और सरकार के एजेंडे को आगे भी लेकर चलता है। देखिए बिल्कुल महत्वपूर्ण होता है। मतलब आप किसी भी संवैधानिक व्यवस्था में किसी भी पद को आप कमतर नहीं समझ सकती हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि संविधान निर्माताओं ने किसी पद को सिर्फ ऐसी तरह से बनाया। बहुत महत्वपूर्ण होता है, राज्यसभा का पूरा संचालन उनके जिम्मे में होता है, और तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब सवाल है, जैसे कि मैं बता रहा था कि जो नंबर्स हैं, नंबर जो है, हालांकि ठीक है कि एनडीए का नंबर देखिएगा तो उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर बीजेपी के नंबर प्लस सहयोगियों के नंबर को आप जोड़ें तो उसमें कहीं कोई पेश तो अभी फिलहाल दिखता नहीं है। तो उम्मीद यही की जा रही है कि जब चुनाव होगा तब देखते हैं कि उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरीके से संपन्न होता है। अच्छा, एनडीए की तरफ से जो नाम सामने आएगा उसमें चुनावी समीकरणों का कितना ध्यान रखा जा सकता है? क्योंकि देखिए अक्टूबर नवंबर में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, उसके बाद अगर बात की जाए पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम, इन राज्यों में अगले साल चुनाव होने हैं, तो कितना ये जो है इम्पैक्ट कर सकता है उम्मीदवार के नाम का ऐलान? देखिए ये इसको बहुत सीधे देखिए संवैधानिक पद पे जब कोई चुनाव होता है तो उसको राजनीति से जोड़ करके तो औपचारिक तौर पे कभी देखा नहीं गया, कभी बताया नहीं गया, लेकिन ये माना जाता है कि कहीं न कहीं कुछ उसका असर होता है। ये माना जाता है, ऐसा लोग मानते हैं। औपचारिक तौर पे कभी ऐसा होता नहीं है। तो जाहिर सी बात है, बिहार है और उसके बाद आपका पश्चिम बंगाल का चुनाव है, और सबसे बड़ी बात कि अगर कुछ ऐसा करना है तो दक्षिण भारत, जहां भारतीय जनता पार्टी बहुत मतलब मजबूत नहीं है और मजबूत बनने की कोशिश कर रही है, तो हो सकता है कि दक्षिण भारत से कोई ऐसा चेहरा उपराष्ट्रपति के पद पर हो जो ये बताए कि दक्षिण भारत भी भारत के मतलब बीजेपी के लिए या फिर एनडीए के दिल में कितना करीब है, और सर्वोच्च पद जो है उपराष्ट्रपति का उस पर उसके लिए प्रत्याशी लाया गया है दक्षिण भारत से। तो ये भी हो सकता है। तो मैं किसी नाम के बजाय क्षेत्र पे अगर फोकस करके बताऊं तो दक्षिण भारत से नाम शायद आपको देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा अगर आप आंकड़ों से समझा सके कि एनडीए का जो है वो मजबूत आधार बनता नजर आ रहा है। ठीक है प्रशांत, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी अपडेट के लिए। अगली खबर, राहुल गांधी का चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप सामने आया है। राहुल गांधी ने कहा हमारे पास 100% वोट चोरी के सबूत हैं। राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि हमारे पास वो सबूत हैं वोट चोरी के जो बता सकता है कि वोट चोरी हुई है। हम चुनाव आयोग पर एटम बम की तरह फटेंगे। सरकार के इशारों पर काम कर रहा है इलेक्शन कमीशन। तो राहुल गांधी एक बार फिर उन्होंने हुकार भरी है और आज ये बड़ा आरोप वो लगाते नजर आ रहे हैं। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर देखिए लगातार सवाल उठाता नजर आ रहा है विपक्ष, और अब राहुल गांधी ने एक बार फिर ये दोहराया है कि सरकार जो है वो इलेक्शन कमीशन, सरकार के इशारों पर इलेक्शन कमीशन के तौर पर काम कर रही है।
और राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं कि हमारे पास पूरे सबूत हैं। क्योंकि राहुल गांधी जब ये लगातार कह रहे थे कि वोट चोरी की जा रही है, तो सत्ता पक्ष की तरफ से ये भी सवाल उठाए जा रहे थे कि आखिर किस बिना पे ये कहा जा रहा है। अब राहुल गांधी ये भी बता रहे हैं कि हमारे पास 100% सबूत है जिससे हम ये साफ कर सकते हैं कि वोट चोरी हुआ है और हम एटम बम की तरह फटेंगे। क्या कुछ कहा, सुनवा देते हैं। वोट चोरी हो रही है और अब हमारे पास ओपन एंड शट प्रूफ है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व है। और मैं लाइटली नहीं बोल रहा हूं, मैं 100% प्रूफ के साथ बोल रहा हूं, ठीक है। और आप सबको पता लग जाएगा जैसे ही हमने ये रिलीज किया, पूरे देश को पता लग जाएगा कि इलेक्शन कमीशन वोटर चोरी करा रहा है। किसके लिए करा रहा है? किसके लिए करा रहा है? बीजेपी के लिए करा रहा है। ओपन एंड शट है, नो क्वेश्चन। हमें मध्य प्रदेश में सस्पिशन था, लोकसभा में सस्पिशन था, महाराष्ट्र में वो थोड़ा आगे गया, स्टेट लेवल पे हमें लगा कि यहां पे चोरी हुई है। वोटर एडिशन हुआ था, 1 करोड़ वोटर्स ऐड हुए थे। फिर हम थोड़ा डिटेल में गए, हमने कहा देखो अब इलेक्शन कमीशन तो मदद नहीं कर रहा है, तो थोड़ी ग्रैन्युलैरिटी में जाना है, गहराई में जाना है। तो हमने अपना ही इन्वेस्टिगेशन करवाया, उसमें 6 महीने लगे और जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब है। मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान में। तो सबसे जरूरी बात है। और मैं ये बड़ी सीरियसली बोल रहा हूं, जो भी ये काम कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्शन कमीशन में जो भी ये काम कर रहे हैं, राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, आप एक बात याद रखिए, आपको हम छोड़ेंगे नहीं। कुछ भी हो जाए हम छोड़ेंगे नहीं आपको, क्योंकि आप हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहे हो। ये ट्रीजन है और कम, इससे कम नहीं है। तो आप याद रखिए, आप कहीं भी हो, रिटायर्ड हो, कुछ भी हो, ठीक है, हम आपको। तो राहुल गांधी का ये बड़ा आरोप, और इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी रमन कुमार जुड़ गए हैं। रमन, राहुल गांधी ने एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग पर अब तक का सबसे बड़ा आरोप लगाया है, क्योंकि राहुल गांधी कह रहे हैं चुनाव आयोग इस चोरी में शामिल है और उनके पास सबूत है। देखिए, राहुल गांधी ने पहली बार ये आरोप नहीं लगाया है। इससे पहले भी राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया है और कहा है कि कर्नाटका में उन्होंने जो काम किया है, उस काम को जो जानकारी उनके पास है उसके मुताबिक काफी गड़बड़ियां हुई है कर्नाटका के लोकसभा के चुनाव में। और इसी को लेकर 5 तारीख को बेंगलुरु में एक बड़ा प्रोग्राम रखा गया है। इसमें कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से लेकर डीके शिव कुमार, राहुल गांधी भी वहां मौजूद रहेंगे और खुलासा होगा कि क्या गड़बड़ियां हुई है। उस खुलासे के सामने आने के बाद कहा जा रहा है, राहुल गांधी के द्वारा दावा किया जा रहा है कि एटम बॉम्ब की तरह वो फटेगा, चुनाव आयोग कटघरे में खड़ा होगा, चुनाव आयोग को जवाब देना पड़ेगा, चुनाव आयोग इस बार बच नहीं सकता। क्योंकि लगातार चुनाव आयोग विपक्षी दलों के निशाने पर है। एसआईआर के मुद्दे पर लगातार नारेबाजी जो होती है संसद भवन के अंदर, संसद भवन परिसर में, उसमें यही कहा जाता है कि वोटों की चोरी बंद करो, वोटों की चोरी नहीं चलेगी, चुनाव आयोग इसका जवाब दे। और विपक्षी दलों के नेताओं का ये आरोप है कि जिस तरीके से एसआईआर किया जा रहा है, उसमें गरीब गुरबों, जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, जो आदिवासी हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उनके वोटों को चुनाव आयोग काट रहा है। उनको फिर से शामिल करने की कोई प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं की जा रही है। इसको लेकर नाराजगी है विपक्षी दलों के नेताओं के बीच में। लेकिन रमन, आज जो कॉन्फिडेंस लेवल है राहुल गांधी का, वो एक अलग ही लेवल पर है। एटम बम का इस्तेमाल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नीचे से लेकर ऊपर तक सभी जो है इसमें शामिल है और हम छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल, जो जैसा कि मैंने आपको कहा कि कर्नाटका के एक लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर उन्होंने पूरी प्रक्रिया का पालन किया है। और राहुल गांधी का दावा है कि उस प्रक्रिया में चुनाव आयोग पूरी तरीके से दोषी पाया गया है। चुनाव आयोग की तरफ से वोटर लिस्ट में जो ऐड किया गया है, नाम ऐड किया गया है, वो गलत तरीके से नाम ऐड किया गया है और इसका पूरा प्रूफ उनके पास है। और इसका खुलासा वो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में 5 तारीख को करने वाले हैं। ओपन एंड शट मामला भी बता रहे हैं
रमन, राहुल गांधी, और जिस तरीके से अब आगे क्या कुछ रणनीति रहेगी 5 तारीख का तो आप जिक्र कर ही रहे हैं। देखिए, इस खुलासे के बाद अब चुनाव आयोग का ये दावा है कि जो हारने वाले प्रत्याशी थे कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने अभी तक मुख्य चुनाव आयुक्त जो बेंगलुरु में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं या डीएम हैं, उनके पास कोई आवेदन नहीं दिया कि उन्होंने अगर कोई गड़बड़ी पाई है उस गड़बड़ी को आधार बनाकर उनको पिटीशन फाइल करना चाहिए, जो पिटीशन फाइल नहीं किया। इसीलिए चुनाव आयोग आश्वस्त है इस बात को लेकर कि उनकी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, कोई गड़बड़ी नहीं है। और राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं वो आरोप का खुलासा जब वो करेंगे उसके बाद ही वो कोई प्रतिक्रिया देगा। अच्छा, ये भी तो रमन देखा गया कि कई बार कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल, इंडिया गठबंधन का प्रतिनिधि मंडल जो है वो कई बार चुनाव आयोग गया, अपनी बात रखी, तो वो पूरी तरीके से उससे भी असंतुष्ट हैं और अब खुद ही जांच उन्होंने करवाई है। देखिए, राहुल गांधी ने कहा कि मध्य प्रदेश के चुनाव के दौरान ही उन्हें इस बात का एहसास हुआ था कि कुछ न कुछ गड़बड़ियां हुई है मध्य प्रदेश के चुनाव में, लेकिन महाराष्ट्र के चुनाव में उससे ज्यादा गड़बड़ियां हुई है। और ये आरोप लगातार राहुल गांधी लगाते रहे हैं कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में जो गड़बड़ियां हुई है, इस बात को लेकर चुनाव आयोग कटघरे में खड़ा हो रहा है। लेकिन अब चूंकि कर्नाटक के एक लोकसभा चुनाव का हवाला देते हुए, लोकसभा क्षेत्र का हवाला देते हुए राहुल गांधी ये दावा कर रहे हैं कि उनके पास जो तथ्य हैं, उनके पास जो जानकारियां हैं, उनके पास जो प्रमाण हैं, उस प्रमाण के सामने आने के बाद एटम बम की तरह फट जाएगा। चुनाव आयोग कटघरे में खड़ा होगा, चुनाव आयोग को उसका जवाब देना पड़ेगा और चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकता कि वो वोटों की चोरी कर रहा है। रमन, अभी तक तो हम देख रहे थे कि एसआईआर को लेकर विपक्ष इंटैक्ट तो है ही, साथ ही साथ प्रदर्शन भी किया जा रहा था, चर्चा की मांग भी की जा रही है। अब राहुल गांधी ने ये जो इतना बड़ा आरोप लगाया है, अब आप किस तरह की हलचल देख रहे हैं संसद के भीतर, और इस वक्त राहुल गांधी क्या संसद के भीतर प्रवेश कर चुके हैं, और क्या लग रहा है आने वाले कुछ घंटे इसी मुद्दे पर कुछ और बयानबाजी भी सामने आ सकती है? देखिए, ये पूरा हफ्ता एसआईआर की भेंट चढ़ गया। जो मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं, उनके चैम्बर में कई दौर की बैठक हुई, आज भी बैठक हुई, कल भी बैठक हुई थी। उस बैठक में ये साफ कर दिया गया कि एसआईआर के मुद्दे पर लोकसभा और राज्यसभा में हम सदन को नहीं चलने देंगे जब तक सरकार हमारी मांग को नहीं मानती कि एसआईआर पर चर्चा होनी चाहिए। क्योंकि सरकार का ये कहना है कि मामला चुनाव आयोग से जुड़ा हुआ है और इसलिए हम चर्चा नहीं करा सकते, क्योंकि जो जवाब देने की बारी आएगी तो सरकार चुनाव आयोग के बिहार पे जवाब नहीं दे सकती है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि एसआईआर के मुद्दे पर बिहार विधानसभा में भी चर्चा हुई और सरकार ने वहां पर भी जवाब दिया, इसीलिए उसी तर्ज पर यहां पे भी लोकसभा और राज्यसभा में एसआईआर पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन सरकार अभी तक इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। आज रमन, लिस्ट ऑफ बिजनेस क्या कह रहा है, मतलब कौन कौन से प्रस्ताव रखे जाने थे, किस पर चर्चा होनी थी? चूंकि अब देखा गया कि जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई 2 बजे तक लोकसभा स्थगित हो गई, 12 बजे तक के लिए राज्यसभा स्थगित हो गई। देखिए, राज्यसभा की कार्रवाई सोमवार तक के लिए स्थगित हो गई है, लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एसआईआर के मुद्दे पर जब लगातार हंगामा किया जा रहा है, विपक्ष के सांसदों की तरफ से तख्तियां पेश की जा रही है, तख्तियां लेकर वो प्रदर्शन कर रहे हैं, संसद के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, संसद के भीतर भी प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के उपसभापति लगातार उनको कह रहे हैं, उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम एसआईआर के मुद्दे पर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में चर्चा करेंगे और चर्चा करने के बाद ही इस बात पर कोई फैसला या अंतिम फैसला लिया जा सकता है। लेकिन अभी चूंकि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग नहीं हुई है, इसीलिए हम इस पर अंतिम फैसला नहीं ले सकते हैं। लेकिन विपक्ष लगातार अड़ा हुआ है कि सरकार मान ले उनकी बातों को। सरकार की तरफ से लगातार सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश विपक्ष कर रहा है कि एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत की जाए और जल्द की जाए। तो यानी कि जो अब वोट चोरी को लेकर है वो बेंगलुरु में प्रदर्शन किया जाएगा। क्योंकि मामला कर्नाटका का है, कर्नाटक के एक लोकसभा का हवाला देकर राहुल गांधी लगातार ये दावा कर रहे हैं कि कर्नाटक में हमने एक लोकसभा क्षेत्र का पूरी तरीके से
उनका सर्वेक्षण किया है, उनके डिजिटलाइजेशन किया है और उसके बाद हमने पाया कि कई वोटों की गड़बड़ियां हुई है। उसमें कई वोटर्स के नाम ऐड किए गए, कई 50 साल की उम्र के वोटर्स के नाम ऐड किए गए, 52 साल की उम्र के वोटर्स के नाम ऐड किए गए और जो वोटर्स का नाम ऐड किया गया है उनका कोई अता पता नहीं था, उनका कहीं अता पता नहीं था, जिसके चलते राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को शक है कि कर्नाटका के लोकसभा चुनाव में जो गड़बड़ियां हुई है उसका खुलासा वो 5 तारीख को बेंगलुरु में करेंगे। अच्छा, कुछ ज्ञापन जो है वो भी सौंपा जाएगा क्या निर्वाचन आयोग को, या सौंप दिया गया है? ऐसी भी कुछ खबरें सामने आ रही हैं क्या रमन? देखिए, एसआईआर से जुड़ी हुई जो बातें हैं उन बातों को लेकर चुनाव आयोग से पहले ही कांग्रेस पार्टी का डेलीगेशन या विपक्षी दलों का डेलीगेशन मिल चुका है, लेकिन कर्नाटका के खुलासे के बाद जो तथ्य सामने आएंगे उन तथ्य को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग से उस पर सफाई मांगी जाएगी, उस पर जवाब मांगा जाएगा। कांग्रेस पार्टी का डेलीगेशन चुनाव आयोग से मिलेगा, लेकिन जब राहुल गांधी इसका खुलासा कर देंगे पूरी तरीके से कि क्या गड़बड़ियां उन्होंने पाई है, क्या चुनाव आयोग की तरफ से लापरवाही बरती गई है, इन बातों को ध्यान में रखकर चुनाव आयोग के सामने डेलीगेशन जाएगा और अपनी बात रखेगा। ठीक है रमन, इस बीच देखिए एक और बड़ी खबर आ गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा आरोप सामने आ गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं राज्यसभा के उपसभापति को पत्र लिखा है। दरअसल खड़गे ने राज्यसभा के उपसभापति को पत्र लिखा है। राज्यसभा में वेल में आए सीआईएसएफ कर्मी, विपक्ष के प्रदर्शन के दौरान सीआईएसएफ कर्मी वेल में आए और उसको लेकर राज्यसभा के उपसभापति को मल्लिकार्जुन खड़गे ने पत्र लिखा है। तो यहां पर आपत्ति जताते नजर आ रहे हैं कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उन्होंने इस बाबत राज्यसभा के उपसभापति को पत्र लिखा है। उनका कहना है कि जब विपक्ष प्रदर्शन कर रहा था तो उस वक्त सीआईएसएफ के कर्मी वेल में आ गए, उन्हें रोकने की कोशिश की गई। अब नियम क्या कहते हैं ये भी जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का इस बाबत बड़ा आरोप। इससे पहले आपने राहुल गांधी को सुना। राहुल गांधी साफ तौर पर चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करते नजर आ रहे हैं एसआईआर के मुद्दे पर, और अब कांग्रेस जो है वो यहां पर राज्यसभा के उपसभापति को पत्र लिखा है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। विपक्ष के प्रदर्शन के दौरान सीआईएसएफ के कर्मी वेल में आए, ये कहा है। और ये पत्र आप देख रहे हैं, ये पत्र जो है वो लिखा गया है राज्यसभा के उपसभापति को और नियमों का हवाला भी दिया गया है। तो विपक्ष के प्रदर्शन के दौरान सीआईएसएफ कर्मी वेल में आए और उसको लेकर अब यहां पर कांग्रेस आपत्ति जता रही है कि विपक्ष जब प्रदर्शन कर रहा था, अपनी बात रखने की कोशिश कर रहा था, किसी मुद्दे को लेकर विरोध जता रहा था, तो आखिर सीआईएसएफ के कर्मी वेल में कैसे आए? और रमन कुमार हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रमन, क्या मामला है और नियम क्या कहता है? देखिए, जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये बात विपक्षी दलों की मीटिंग में तय हो गई थी कि एसआईआर के मुद्दे पर हम दोनों सदनों को नहीं चलने देंगे और इसीलिए सरकार पर दबाव बनाने के इरादे से या राज्यसभा के उपसभापति पर दबाव बनाने के इरादे से या लोकसभा अध्यक्ष पर दबाव बनाने के इरादे से उनकी कोशिश ये रहती है कि सदस्य वेल में आकर प्रोटेस्ट करें और जो सांसद बोल रहे हैं उनको डिस्टर्ब करें या जो मंत्री का बयान आ रहा है उनको बयान देने से बचाने की कोशिश की जाए। राज्यसभा में सीआईएसएफ की तरफ से जो कर्मी आए उन्होंने धक्का मुक्की की, उनके साथ जो है दुर्व्यवहार किया, ये आरोप लगातार लगाया जा रहा है कि सीआईएसएफ के कर्मी का इस्तेमाल राज्यसभा के उपसभापति के द्वारा किया जा रहा है और उसी को आधार बनाकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने हरिवंश जी को चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी में शिकायत की है कि आखिरकार वेल में संसद के अंदर, राज्यसभा के अंदर आखिरकार जो है सीआईएसएफ के कर्मी कैसे आ सकते हैं, वेल में आकर सांसदों के साथ कैसे धक्का मुक्की कर सकते हैं, और इसको लेकर चिट्ठी लिखी है उन्होंने। अच्छा, तो कौन कौन उस वक्त कौन कौन सांसद विपक्ष का जो है वो मौजूद था और किस तरीके से ये पूरा थोड़ा सा समझाने की कोशिश कीजिए रमन। आपके बयान के आधार पर ही हम समझने की कोशिश करेंगे कि उस वक्त हुआ क्या था एग्जैक्टली। देखिए, एसआईआर के मुद्दे पर कई सांसद जो हैं, विपक्ष के कई सांसद, चाहे कांग्रेस पार्टी के सांसद हों, तृणमूल कांग्रेस पार्टी के सांसद हों, समाजवादी पार्टी के सांसद हों, आरजेडी के सांसद हों, ये सांसद
वेल में आए और वेल में हंगामा कर रहे थे। जैसे ही सदन की कार्रवाई चल रही थी उसको बाधित करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन राज्यसभा के उपसभापति उनको लगातार अपनी सीट पर जाने के लिए कह रहे थे, अनुरोध कर रहे थे। लेकिन उसी वक्त जो है मल्लिकार्जुन खड़गे का आरोप है कि वेल के अंदर जो है सीआईएसएफ के कर्मी आए और जो सदन में जो कार्रवाई चल रही थी, कार्रवाई के दौरान जो है सांसदों को धक्का मुक्की उन्होंने किया, सांसदों को अंदर जाने के लिए कहा, जो कि उनको एक्सेप्टेबल नहीं था और उनका कहना था कि ये बहुत गलत प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया का पालन नहीं होना चाहिए था। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रमन इस पूरी जानकारी के लिए। वहीं पटना के जानीपुर में 2 बच्चों को जिंदा जलाया गया। अज्ञात बदमाशों ने घर में घुसकर दोनों को आग लगा दी। आग में झुलसने से दोनों बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई और घटना को अंजाम देकर सभी आरोपी मौके से फरार। पटना के जानीपुर से ये दर्दनाक वारदात सामने आई है, जहां पर देखिए 2 मासूमों पर किस तरीके से कहर बनकर उनकी मौत टूटी है। किस तरीके से जो अज्ञात बदमाश है वो न सिर्फ घर में दाखिल हुए बल्कि घर को आग के हवाले कर दिया, और जब आग के हवाले घर को किया तो उस वक्त ये 2 बच्चे घर के अंदर मौजूद थे और ये दोनों बच्चे घर के अंदर ही जिंदा जल गए। अज्ञात बदमाशों ने घर में घुसकर न सिर्फ घर को आग के हवाले किया बल्कि देखिए इन 2 बच्चों की मौत के कारण भी बन गए। तो बिहार में ये किस तरीके से जो एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही हैं, एक और उसका उदाहरण। अमिताभ ओझा इस वक्त ज़ारा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ गए। अमिताभ, हम सुबह से देख रहे हैं कि इस खबर के मद्देनजर प्रदर्शन वहां पर चल रहा है, इस वक्त क्या हो रहा है? देखिए, बिल्कुल सुबह से कल शाम से ही इस घटना को लेकर स्थानीय लोगों में काफ़ी नाराजगी थी, क्योंकि घर के अंदर जिस तरीके से वारदात हुई थी हर कोई दहल गया था। फिलहाल मौके पे एसएसपी पहुंचे थे और उन्होंने भीड़ को जाम से तो हटा दिया है और साथ ही परिजनों से भी मिले। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द ही पुलिस पूरे मामले का उद्भेदन करेगी। इसके लिए 7 अलग अलग टीमें बनाई गई हैं जो पूरे मामले की जाँच कर रही है, हर बिंदु पर जाँच चल रही है। इस बीच जो घर के सफाई चल रही थी, आज सुबह में जब परिजन सफाई कर रहे थे उन्हें एक ब्लैक कलर की टोपी मिली है और कहा जा रहा है कि ये टोपी हत्यारों की हो सकती है, क्योंकि परिवार के किसी सदस्य की ये नहीं थी। दूसरी बड़ी बात जो परिजनों ने बताया है कि घर में कोई भी लूटपाट की घटना नहीं घटी थी। जिस कमरे में घटना घटी उसमें भी एक अलमीरा था, लेकिन उसे भी नहीं खोला गया था। तो निश्चित तौर पे इस पूरे मामले को लेकर अब कई संदिग्ध चीज़ें सामने आ रही हैं जिनकी जाँच अभी होनी बाकी है। घर में आग लगाई गई थी, इसके लिए सिलेंडर का जो ब्लास्ट करने की भी कोशिश की गई थी, जिसका एविडेंस फोरेंसिक की टीम को मिला था और पुलिस की टीम को भी मिला था। स्थानीय लोगों और परिजनों का साफ आरोप है कि इस पूरे मामले को लेकर जो कुछ स्थानीय लोग हैं जिन्होंने घटना को अंजाम दिया है, और इसमें सबसे ज़्यादा जो इस इलाके में काफ़ी नशेड़ी हैं, जो इनके घर के पीछे का जो इलाका है वहाँ पे अवैध शराब की भट्टियाँ चलती हैं, वहाँ लोग शराब पीते हैं और उन्हीं लोगों पे शक भी जताया जा रहा है कि जो जिससे आमतौर पर मोहल्ले वाले परेशान थे। आज भी सुबह से जो लोग रोड जाम कर रहे थे उनका साफ तौर पर कहना था कि पुलिस, स्थानीय पुलिस जो है इन नशे के कारोबारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है। नतीजा यह है कि आम लोगों का चलना भी दुभर हो गया था और घर में घुस के जिस तरीके से वारदात को अंजाम दिया जा रहा है उससे अब लोगों में गुस्सा था। देखिए, फिलहाल आज पूरे बाजार को बंद किया गया था, जगह जगह पुलिस फोर्स की तैनाती यहाँ पे की गई थी और काफ़ी तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ पर सड़कों पे उतरे थे और लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। तमाम एसएसपी से लेकर सिटी एसपी और डीएसपी तमाम लोग इस इलाके में पहुँचे हुए हैं और जाँच चल रही है, क्योंकि डीजीपी ने भी आज पूरे मामले को लेकर पटना के एसएसपी से जवाब तलब किया था और उनसे रिपोर्ट मांगी थी और उसके बाद जाँच में तेज़ी आई थी। और एफएसएल की टीम जो है, जो सूत्र बता रहे हैं कि देखिए पूरी घटना जो है जिस तरीके से जो कमरे में जो बेटी थी उनकी, जो 15 साल की बच्ची थी, उसकी जो बॉडी मिली है उसके बाद कई संदेह आ रहे हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वो क्लियर होंगे कहीं उनके साथ कोई घिनौना काम तो नहीं किया गया था, क्योंकि इन तमाम बिंदुओं कि मामला लूटपाट का नहीं था, ये बिल्कुल साफ हो चुका है। और ऐसे में घर का दरवाज़ा बाहर से बंद था, मेन गेट बाहर से खुला था। जब पीड़िता की मां वहां पहुंचती है तो जो स्थिति वो देखती है, उसके बाद परिजनों को भी इस बात की आशंका है कि कुछ अनहोनी हुआ है। लेकिन फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में फोरेंसिक और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। लेकिन पुलिस की 60 अलग अलग टीमें इस पूरे इलाके में छापेमारी कर रही है और अभी तक करीब 7 लोगों को डिटेन भी किया गया है, पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। हमारे साथ इस बीच देखिए एक और बड़ी खबर आ गई है। पटना एम्स के रेजिडेंट डॉक्टरों का आज प्रदर्शन हुआ है। विधायक चेतन आनंद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ है। अस्पताल में डॉक्टरों और गार्ड पर हमला करने का आरोप है। तो पटना एम्स के रेजिडेंट डॉक्टरों ने आज प्रदर्शन किया और ये प्रदर्शन इस बाबत था क्योंकि विधायक चेतन आनंद के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन था। अस्पताल में
डॉक्टरों और होम गार्डों पर हमला करने का आरोप है। पटना एम्स के रेजिडेंट डॉक्टरों का ये प्रदर्शन सामने आएगा। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि डॉक्टर जो है वो रेजिडेंट डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं और विधायक चेतन आनंद के खिलाफ भी ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इनकी मांग है कि अस्पताल में डॉक्टरों और गार्ड पर हमला किया जाता है और उसको लेकर अब ये न्याय की मांग कर रहे हैं। अरे माफी मांगे, माफी मांगे, अरे माफी मांगे, माफी मांगे, अरे माफी मांगे, माफी मांगे, मांगने के लिए भी लगातार अपील की जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि माफी मांगी जाए विधायक द्वारा। सुरक्षा नहीं तो सुरक्षा नहीं तो लॉन्च हो चुका है। अरे माफी मांगे, माफी मांगे। और पूरा मामला क्या है, इस पर अपडेट ले लेते हैं अमिताभ ओझा से। अमिताभ हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमिताभ, ये क्या मामला है और किसके बाद ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल देखिए, पटना एम्स का मामला है जहां पर बुधवार की देर रात में जो विधायक हैं चेतन आनंद, उनकी पत्नी अपनी पत्नी के साथ एम्स में गए थे किसी मरीज को देखने के लिए। उनकी पत्नी भी डॉक्टर हैं, दोनों पति पत्नी वहां पे गए थे, उनके साथ सुरक्षा गार्ड भी थे। मामले की शुरुआत शुरू हुई जब विधायक के बॉडीगार्ड आर्म्स के साथ हॉस्पिटल के वार्ड के अंदर जा रहे थे। वहाँ सुरक्षा गार्डों ने रोका था, जिसके बाद गार्ड उनसे उलझ पड़े थे और इसके बाद जब जूनियर डॉक्टरों ने हस्तक्षेप किया तो उनके साथ भी धक्का मुक्की हुई थी। इसकी सोशल मीडिया पे कई तस्वीरें भी वायरल हुई थी। इस पूरे मामले को लेकर कल विधायक की तरफ से फुलवारी शरीफ थाना में एक एफआईआर दर्ज कराया गया था। डॉक्टरों का शिकायत यह था कि उन लोगों की तरफ से भी एफआईआर दर्ज कराया गया था, लेकिन उनकी एफआईआर को देर से लॉन्च किया गया था, जिसकी वजह से उनकी नाराजगी थी। दूसरा कि आए दिन लगातार मरीज के परिजनों के साथ हॉस्पिटल परिसर में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन स्थानीय पुलिस की तरफ से कार्रवाई नहीं होती है, जिससे ऐसे तत्वों का मनोबल बढ़ जाता है। तो जो जूनियर डॉक्टर हैं वो इस पूरे मामले में कार्रवाई की मांग कर रहे थे। हालांकि सिटी एसपी पश्चिमी भानु प्रताप सिंह से हमारी बात उन्होंने कहा था कि दोनों एफआईआर लॉन्च किया गया है, क्योंकि डॉक्टरों की जो एफआईआर थी वो देर से इसलिए लॉन्च की गई थी क्योंकि एम्स प्रशासन ने उस पर देर से जो आवेदन था वो देर से भेजा था, इस वजह से उनकी आवेदन में देर से एफआईआर हुआ। लेकिन दोनों एफआईआर को कल ही रजिस्टर्ड कर लिया गया है और दोनों ही मामलों में पुलिस सीसीटीवी फुटेज देख रही है, स्थानीय लोगों से पूछताछ कर रही है, जो गार्ड थे मौके पे उनसे पूछताछ कर रही है, चाहे वो विधायक के गार्ड हों या फिर हॉस्पिटल प्रशासन के गार्ड थे, सभी से पूछताछ की जा रही है और उसके बाद जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ इस पूरी जानकारी के लिए। तो साफ तौर